दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। हमारे चैनल में अक्सर पिछली ईयर के यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सलूशन आपको हासिल होते हैं। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा इंजीनियरिंग या 11th क्लास के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके 2021 का जो पेपर हुआ था उसका सलूशन लेकर हाजिर हुए हैं। तो ये हुआ है 26/9/2021 यानी सितंबर में हुआ है। और क्वेश्चन बुकलेट जो नंबर है वो दिया गया है 78000622 और ये जो है क्वेश्चन पेपर सीरीज है बी और पेपर कोड 208। इस पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 100 है और क्वेश्चन भी 100 है, यानी हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। और टेस्ट ड्यूरेशन है 2 घंटे, यानी 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें पेपर को सॉल्व करने के बाद OMR शीट पर आंसर देना होता है। तो वो सिर्फ यूज़ ओनली बॉल पॉइंट पेन, ब्लू या ब्लैक। और ये पेपर डबल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। आपको जैसी आसानी हो उसमें ही आप सॉल्व करें। आंसर का जो ऑप्शन होगा वो सेम होगा। पहले इसमें एक साइड में इंग्लिश में है और दूसरी साइड में वो हिंदी में है। तो हम यहाँ हिंदी मीडियम की साइड आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला सवाल है, यदि a बराबर 2n+13 और b बराबर n+7, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। n का मतलब है 1 2 3 4 5 6 से आगे जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो n की जगह हो, तो a और b का महत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। a और b का महत्तम समवर्त का मतलब है ऐसी संख्या जो इन दोनों को विभाजित पूरी विभाजित कर दे, वही इन दोनों का महत्तम समवर्त कहलाएगी। तो यहाँ हम इसमें देखें तो इसको हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो 2n+14 - 1 इस तरह लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 2 कॉमन लेने n+7 2 × n+7 - 1। इस रूप में इस संख्या को यानी a को लिख सकते हो। ये n+7 ये है ही है। तो n बराबर 1 के लिए जो b होगी वो हो जाएगी 8 और यहाँ जब 8 है तो 8 दूनी 16 में से 1 गया तो a हो जाएगी 15। तो n बराबर 1 के लिए a है 15, b है 8, ऐसी कोई संख्या नहीं है क्या। इसी तरीके से और भी देखें, n बराबर 2 के लिए ये b हो जाएगी 9 और n बराबर 2 होगा तो यहाँ पर 9 होगी, 9 दूनी 18 और में से 1 गया तो ये आ जाएगी 17। तो यहाँ हम देख रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है इन दोनों में से। इन दोनों को हमारा जो विभाजित कर दे, इन दोनों को विभाजित कर दे, तो फिर जब ये दोनों a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं तो दो सहअभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो 1 होता है। तो यहाँ मासा हमारा 1 आ रहा है, तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। अगले ऑप्शन देखें 3 है 4 है तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न का अनवसानी आवर्ती रूप में प्रसार किया जा सकता है। तो ये भिन्न देख रहे हैं हमारी, ये है 39/24, 3/16, 137/25 और 3/11। इनमें ऐसी संख्या जिसको हम अनवसानी आवर्ती के रूप में दिखा सकते हैं तो वो संख्या कौन सी होगी। 3/11 यही अनवसानी आवर्ती रूप में इसका प्रसार किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित घातांकों में किसका मान सर्वाधिक है। तो ये घातांकों में संख्या दी गई हैं तो इनका जो निरूपण है वो अलग अलग है। ये 7 स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर को हम लिख देंगे 7 × 7, ये हो जाएगा 7 7 49। अब ये 49 पे 3/2 की घात। अब इसको हम सरल करें तो 49 पे है 3/2 की घात। तो ये 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 पे 2 की घात, और 7 पे 2 की घात उस पे 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 7 पे 3 की घात आ जाएगी। और जब 7 पे 3 की घात को हम लिखेंगे तो 7 7 49 और फिर 7 का गुणा कर दें, 7 3 63 तो 343 ये आ जाएगी। 7 पे घात 3 का मतलब 7 × 7 × 7, ये 49 में 7 गुणा करेंगे तो 343 हो जाएगा। तो इससे बड़ी जो है ये आ गई है, तो इसका मतलब इन दोनों में ये बड़ी है।
अब अगली जो संख्या है वो 1/343 है और इस पे -1/3 की घात है। अब 343 को ऊपर ले जाएं और 1 को नीचे ले जाएं तो ये घात 1 प्लस की हो जाएगी। और फिर जब हम इसको लिखेंगे 343 को 7 पे 3 की घात, तो ये आ जाएगा हमारा 1/343 है और इस पे है -1/3 की घात। इसको उल्टा कर दो तो 343 पे 1/3 की घात, और इस 343 को 7 पे 3 लिखेंगे 1/3 तो ये 7 ही रह जाएगा, तो ये भी छोटी है। इसी तरीके से ये है, इसको भी हम लिख सकते हैं 7 पे 4 की घात, 4 से ये 4 कट जाएगा तो ये भी 7 पे घात -1 आ जाएगी। तो ये सारी की सारी संख्याएं छोटी हैं। सबसे बड़ी जो संख्या आ रही है वो है 49 पे 3/2 की घात। तो यही सबसे बड़ी संख्या है घातांकों में, तो बी ऑप्शन इसका सही है। हल करने पर प्राप्त होगा, इसको अगर हम हल करें तो क्या प्राप्त होगा ये हमें निकालना है। तो क्या होगा, ये 0 इसकी घात है, तो किसी भी संख्या पर चाहे दशमलव का हो या बगैर दशमलव का हो, तो अगर 0 घात होगी तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। माइनस, ये माइनस की घात होती है तो इसमें 1/, में लेते तो ये प्लस की घात हो जाती है, 1 प्लस की घात हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1/01। ये तो हो गया हमारा अंश यानी न्यूमरेटर। अब इसको अगर हम लिखें -1 की घात है तो ये उसको उल्टा कर देंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो ये 8/3 हो जाएगा। नीचे देखें तो ये 8/3 हो गया। इसको गुणा में लिखें और 3/2 पे 3 की घात है तो 3 बार से लिख देंगे, 3/2 3/2 और 3/2 प्लस इस पे -1 की घात है तो इसको उल्टा कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा -3, और इसे उल्टा कर दिया है तो ये प्लस की घात होगी, तो ये माइनस ही रहा। तो अब इसको हल कर लें, क्या होगा, 2 से अगर गुणा करें 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गए गुणा में, तो ये 8 का भाग चला गया, 1 से 3 से ये कट गया। अब यहाँ दशमलव हटाए तो ये 0 बढ़, यहाँ दशमलव हट जाएगा, यह 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएंगे हमारे 1 में से क्या घटाए 10, तो ये आ जाएंगे ऋण के 9। यहाँ 3 × 9 ये हो गए माइनस के 3, अब माइनस के तो ये 9 हो गए और ये प्लस के 6 हो जाए, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 9 3 दूनी 6। तो जो फाइनली आंसर आ रहा है वो -3/2 आंसर आ जाएगा। तो देखें -3/2 किस ऑप्शन में, पहले में -1/2 1/2 -3/2 ये है सी में, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 की गुणक हो उनका योग, तो पहले तो 7 की गुणक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की हो वो निकालना, फिर उनका योग निकालना। तो 3 अंकों की 7 की गुणक जो पहली संख्या होगी वो कितनी होगी, तो उसको हम लिख लेते हैं 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएंगे। तो ये 7 से कटने वाली यानी 7 की गुणक 3 अंकों की पहली संख्या 105 है। उसके बाद 112 होगी, अब उसके बाद 119, इस तरीके से संख्याएं होती चलेंगी। अब लास्ट कितनी होगी, तो लास्ट के लिए क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है जो 7 से कटने वाली है, उसे कैसे लिखें, 7 एकम 7 बचे तो 7 चौक 28, इसमें बचेंगे 7 दूनी 14, 5 जो ज़्यादा आ रही है यही हम इसमें से निकालते हैं, तो लास्ट संख्या आ जाएगी 994 जो 7 से कटने वाली होगी। तो 7 के गुणक यहाँ तक होंगे 142, तो यहाँ से शुरू होंगे। तो अब इससे पहले 2 अंक वाले कितने होंगे, तो ये होंगे 14, 14 7 98 होता है, तो 14 संख्याएं होंगी वो 2 अंकों वाली होंगी यानी 105 से पहले, और 142 होंगी 3 अंकों तक यानी 994 तक।
तो यहाँ से ये वाली संख्याएं कितनी बची, ये आ गई हैं 128 संख्याएं। तो अब 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की हैं और 7 की गुणक हैं। तो अब इनका जो योग निकालना है SN, ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर हमें पहला और आखिरी टर्म पता हो तो इसको ही हम लिख सकते हैं n/2 l प्लस a, यानी a प्लस पहला और आखिरी का जोड़ दें तो यहाँ से हम इसमें सूत्र लगा दें SN 128/2 105 प्लस 994, ये हो जाएगा 64। इसमें गुणा कर दें 9 9 और 10 10 99। अब इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये हम गुणा करके निकाल लेंगे। अब 64 का और 1099 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ रहा है 70,336। तो 70,336 इसका योग आया है। तो इसमें देखें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है 70,336 दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योग उसके प्रथम n पदों के योग के बराबर है। तो इस श्रेणी के m प्लस n पदों का योग कितना होगा। तो हम जानते हैं SN का योग यानी प्रथम m पदों का योग अगर निकालें तो SM बराबर आ जाएगा m/2। पहला पद अगर a मान लेते हैं तो 2a m-1 पदों की संख्या ये हो गई इंटू d। यही बराबर है n पदों के योगफल की, यानी अगर m की जगह n ले लेते हैं तो n/2, बाकी चीज़ें वही हैं क्योंकि श्रेणी वही है, तो n-1 इंटू d। तो ये दोनों बराबर हैं, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें हम कुछ काटने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2am प्लस m मल्टीप्लाई कर दिया तो m² d का से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस md। इस तरीके से यहाँ पर भी m की जगह n आ जाएगा तो n² d माइनस nd। इन सबको इधर ले लेते हैं पक्षांतर करके, तो ये आ जाएगा 2am माइनस 2an प्लस m² माइनस n² माइनस md प्लस nd, ये बराबर 0। यहाँ से 2a कॉमन आ जा रहा है तो m माइनस n हो गया। यहाँ पर d को कॉमन ले ले तो m² माइनस n² जाएगा तो m माइनस n और m प्लस n इंटू d। यहाँ से अगर प्लस का d कॉमन लेते हैं तो n माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस का d कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा m माइनस n बराबर 0। तो m माइनस n m माइनस n को हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो 2a प्लस यहाँ से बचेगा m प्लस n इंटू d माइनस d बराबर 0। यहाँ से d कॉमन ले लें 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 0। अब ये जो हमारी पोजीशन बन गई है m प्लस 1 पदों के योग की, तो इसमें और क्या चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से m प्लस n/2 का मल्टीप्लाई और कर दें तो ये बन जाएगा 2a, इधर m प्लस n माइनस 1 इंटू d और इधर हम गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 ही रहेगा। तो ये आ गया है पोजीशन m प्लस n पदों के योग की और ये बराबर आ रहा है 0। यानी इसमें m प्लस n पदों का योग वो आएगा, वो 0 आएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है,
ये है डी ऑप्शन में 0, तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। 7वां प्रश्न है, ये एक भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। तो इस तरह की जो 2 शर्तें दी गई हैं, इनमें ऑप्शंस अगर हों तो बहुत आसानी से हम उसको हल कर सकते हैं, और अगर ऑप्शंस नहीं है तो फिर ये हमारे 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में होंगे। एक्स वाई मान लेंगे इनको, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर ही उसको हल कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि हर जो है अंश से 11 अधिक है। तो इसमें देख रहे हैं चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो हर अंश से 11 अधिक है। ये भी 11 अधिक, ये भी 11 अधिक, ये भी 11 अधिक और ये भी 11 अधिक। अब दूसरी शर्त जो बन रही है, दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर में 8 जोड़ दिया जाए तो मान 3/4 हो जाता है। तब इनसे अंश और हर में 8 जोड़ने पर देखते हैं क्या बनता है। तो पहले में अगर हम 8 जोड़ देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 35। तो ये तो हमारी बनी नहीं, 3/4, 8 × 24, 8 होती, तो पहली तो है नहीं। दूसरी में देखते हैं, दूसरी में जो बनेगी वो बन जाएगी भिन्न, इसमें 8 जोड़ना था 33 हो जाएगा, इसमें जो 8 जोड़ना 44 हो जाएगा। तो 11 × 33, 11 × 44, 3/4 ये बन गई है, 3/4 ही हो जाती है, इसमें लिखा हुआ है। तो दूसरी शर्त तो हमारी जो है बी जो ऑप्शन में संख्या दी गई है उससे पूरी हो रही है, तो हमारा बी ऑप्शन ही सही है। यदि a² बराबर by प्लस cz और b² बराबर cz प्लस x, c² बराबर ax प्लस by, ये हमारी वैल्यू दी गई, तो फिर x बटे प्लस एक्स, y बटे b प्लस y और z बटे z c प्लस z का मान होगा। तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है जो दिया गया है वो x बटे a प्लस एक्स, y बटे b प्लस y, z बटे c प्लस z। इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो हमारे पास वैल्यू दी गई है a², b² और c² की। तो हम क्या करते हैं, कोई भिन्न अगर है उस भिन्न में अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इस पहले भिन्न में a का मल्टीप्लाई अंश और हर में कर रहे हैं, इसमें b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंश और हर में, और इसमें c का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंश और हर में। तो a का मल्टीप्लाई किया अंश और हर में, तो ये हो जाएगा ax बटे a² प्लस ax। इसी तरीके से b का मल्टीप्लाई किया तो by अपॉन b² प्लस by, प्लस c का गुणा किया है तो cz बटे c² प्लस cz। अब a² b² c² की वैल्यू हमारे प्रश्न में दी गई है, तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो a² की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर ax ऐसी रहने देंगे, बटे में a² की वैल्यू है by प्लस cz प्लस ax, इसमें है ही पहले से मौजूद, प्लस by बटे b² की वैल्यू cz प्लस ax और by इसमें है, प्लस cz ऐसी रहने देंगे, बटे में c² की वैल्यू ax प्लस by प्लस cz। अब इस तीनों भिन्नों का जो हर है वो बराबर है, यानी सेम है। तो हर सेम होता है तो ये हर एक ही हो जाता है। तो ये हो गया ax प्लस by प्लस cz, ये हर हो गया। अब हर बराबर है तो फिर ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, ये ax प्लस by प्लस cz, ये संख्या सेम आ गई ऊपर, तो इससे ये एक बार भाग चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आया है वो 1 आया है। तो 1 इसमें है, देखते हैं, पहले में 0 गलत है, बी ऑप्शन में है 1, तो फिर बी ऑप्शन ही इसका सही है। यदि एक बहुपद के x² प्लस 4x प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा का आपसी संबंध α² प्लस β² बराबर 24 हो तो k का मान क्या होगा?
तो ये है हमारा बहुपद। इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसके अनुसार अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग ये होता है -k/4 यानी -b/a। तो -4/k होगा और इनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। तो 4/k हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, ये 24 के बराबर है, और इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर 24। अब इसकी वैल्यू यहाँ से लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा -4/k का स्क्वायर -2 4/k बराबर 24। ये 4 चौक 16/k स्क्वायर, 4 दूनी 8/k बराबर 24। 8 से काट दें, 8 का मटर 8 दूनी 16, 8 दिए 24। तो ये आ जाएगा 2/k स्क्वायर -1/k बराबर 3। यहाँ k का स्क्वायर का गुणा कर दें तो ये बटा जो है वो खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 -k बराबर 3k स्क्वायर। इसको पसंद कर लें तो 3k स्क्वायर प्लस k -2 बराबर 0। इन्हें गुणनखंड कर लें 3k स्क्वायर 3k -2k -2 बराबर 0। यहाँ से 3k बाहर आ गया, k +1 -2 बाहर आ गया तो k +1। तो ये आ जाएगा k +1 एक कोष्ठक में और 3k -2 दूसरे कोष्ठक में। k की वैल्यू निकालना है, इसको बराबर 0 रखेंगे तो k बराबर -1 आ गया। इसके बराबर 0 रखें तो k बराबर 2/3 आ जाएगा। तो k की वैल्यू 2 आई है, -k और 2/3 +k है। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। सी ऑप्शन में है -1 और 2/3, तो सी ऑप्शन ही इसका सही है। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 288 किलोमीटर की दूरी एक सामान्य चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अधिक होती, यानी जो सामान्य चाल थी उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो इतनी दूरी तय करने में उसे 1 घंटा कम लगता। रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? जो सामान्य चाल थी वो कितनी थी? अब हमें समय निकालना है। समय 1 घंटा कम लगता। अगर हमारी जो सामान्य चाल है वो x मान लेते हैं तो फिर जो दूरी है वो है 288 किलोमीटर। तो जो समय होता है दूरी बटे चाल होता है, तो चाल है हमारी x। अब उसकी चाल कितनी होती? 288 बटे x + 4। अगर चाल होती उसकी x तो इतना समय लगता, और चाल होती x + 4 तो इतना समय लगता। अब ये 1 घंटा कम लगता है, तो ये जो समय है वो 1 घंटा कम है, तो इसमें 1 जोड़ दें तो ये इसके पहले समय के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बन गया है। अब इसमें x और x + 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे ये बटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 288 इंटू x + 4। तो यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ से x + 4 कट जाएगा। 288 x + x इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + 4x। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे x में, और ये 288 x कट जाएंगे। अब यहाँ से बचेगा 288 इंटू 4 बराबर x² + 4x। तो ये आ जाएगा एक समीकरण x² + 4x -4 × 288। इसे गुणनखंड कर लें तो x² + 4x -32 × 36। तो इसको हम अगर गुणनखंड के रूप में लिखें तो ये आ जाएगा x, ये प्लस के है,
तो प्लस के 36 होंगे, x प्लस 36 और x माइनस 32। इसको 0 रख दें तो ये x बराबर 32 आ जाएगा, इसको 0 रखें तो x बराबर माइनस 36 आ जाएगा। चाल है वो माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए x की वैल्यू आई है हमारी 32। यही हमारी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर हमारा देखें 32 किमी प्रति घंटा आ गया है, तो ये है सी ऑप्शन में। तो इसका भी सी ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर p, तो x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का मान होगा। तो ये हमारे पास दिया है x पावर 6, इसे लिख सकते हैं x पे q पे 2, क्योंकि घात पे घात हो तो उसका गुणा हो जाता है। 3 दूनी 6 घात आ गई है। 1/x³ पे घात 2। अब हम इसको लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ का स्क्वायर माइनस 2 x³ इंटू 1/x³। x³ से x³ कट गया, ये बच गया हमारा इतना। अब इसको भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b। इस फार्मूले से अगर हम इसको खोलें यानी विस्तार करें तो x प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3x 1/x और x प्लस 1/x, इस टोटल का जो है वो स्क्वायर माइनस के 2। तो x से x ये कट जाएगा, ये हमारी p आ जाएगी, p पे घात 3, ये 3 आ जाएगा माइनस का, और ये भी p आ जाएगी, और इसका है हमारा स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल दें तो लास्ट में -2 तो आगे ही आएगा। तो ऑप्शंस में देख लें, ऑप्शन में देख रहे हैं तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें -3, इसमें -2 है, इसे एक ही ऑप्शन में -2 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। और फिर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दें तो ये आ जाएगा p⁻6, तो ये इसमें आ ही रहा है, 3 दूनी 6 2ab ये आ गया, और इसका स्क्वायर 9p², ये सब आ गया है। तो मान आ चुका है x⁻6 प्लस 1/x⁻6 का वैल्यू जो आई है वो डी ऑप्शन में मौजूद है, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। ये प्रश्न है समीकरण x/6 माइनस 26 x/3 माइनस 27 बराबर 0 के भिन्न वास्तविक मूल्यों की संभावित संख्या है। तो वैसे तो x पे घात 6 है, तो जितनी घात होती है उतने ही इसके मूल आते हैं। यहाँ पर जो पूछा जाए भिन्न वास्तविक मूलों की, जो भिन्न भिन्न है वो वास्तविक मूल कितने हो सकते हैं, इसके लिए हम गणनखंड कर लेते हैं। इसके x पे घात 6 ये हो जाएगा 27 माइनस 1 x पे घात 3, तो x पे घात 6 27 x³ प्लस x³। x पे घात 3 वापस कॉमन ले लिया, x माइनस x³ माइनस 27, यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा x³ माइनस 27, तो ये आ गया x³ माइनस 27 और एक कोष्ठक में a³ प्लस 1। इसको ले लें x³ बराबर 27 आ जाएगा, तो x पे घात तो x बराबर 3 आ जाएगा, तो 3 मूल आएंगे इसके 3 यानी बराबर होंगे, और x³ प्लस 1 अगर वो 0 लेते हैं तो x³ बराबर -1, तो x की वैल्यू -1 -1 तो 3 1 से आ गए और 3 1 से आ गए। और यहाँ पूछा है भिन्न वास्तविक मूलों की संख्या, ये 6 मूल है और 3 समान है, 3 समान है। भिन्न भिन्न मूल जो है वो एक 3 है और एक -1 है। तो भिन्न मूलों की संख्या जहाँ तक पूछी तो 2 ही हो रही हैं और वास्तविक मूल है तो ये 2 है हमारे दूसरे ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन ही इसका सही है। अगला प्रश्न है एक समांतर चतुर्भुज जिनके 3 शीर्ष 3 4 3 8 और 9 8 है के चौथे शीर्ष के निर्देशांक होंगे। ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसके हमारे
3 शीर्ष दिए तो चौथा शीर्ष क्या होगा। हम इसको कार्तीय तल पे रख के देखें तो x पर 3, यहाँ पर आएगा 1 2 3 और y पर है 4, तो 1 2 3 4, तो ये बिंदु आ गया हमारा 3 4। अगला बिंदु है 3 8, तो ये 3 ही रहा, ऊपर 8 हो गया, तो यहाँ पर मान लिया ये 3 8 है। अगला बिंदु है 9 8, तो 9 यानी x अक्ष पे 9, ये मान लिया 9 आ गए, और 8 ये, तो ये आ गए 9 8। तो इस बिंदु को हमें देखना है चौथा बिंदु क्या होगा। तो यहां से देख रहे हैं यहाँ पर 3 और ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये एक भुजा है, तो इसके समांतर ये भुजा होगी, और ये भुजा है तो इसके समांतर ये भुजा होगी। तो इसका मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये भी 4 होगी, और जब ये 4 है तो ये 8 थी, तो यहाँ भी 4 होगी, तो ये होगी 9 4, यानी x अक्ष पर 9 होगी और ऊपर 4 होगी। तो ये चौथा बिंदु हमारा आ गया है 9 4। तो देखते हैं ऑप्शन में से क्या है। सी ऑप्शन में है 9 4 बिंदु, यही चौथा जो शीर्ष होगा उसके निर्देशांक होंगे, तो सी ऑप्शन इसका सही है। एक त्रिभुज के शीर्ष 1 A और 2 B और शीर्ष का -3 है, इसके केंद्रक बिंदु के x अक्ष पर स्थित होने की दिशा। तो कोई भी त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए गए हैं x1 x2 x3, अब उसका y1 y2 y3, ये हमारे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब इसके केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे इनको जोड़ के 3 का भाग दे दें, तो ये हमारा x अक्ष पर आ जाएगा, और y1 y2 y3 को जोड़ के 3 भाग दे दिया तो ये y अक्ष पर आ जाएगा। तो केंद्रक के निर्देशांक ये आ गए हमारे। अब इस केंद्रक बिंदु के x अक्ष पर होने के लिए जो शर्त है वो क्या है। x अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा जिसका जो कोटि होगी वो 0 हो, ये हमारी कुछ ना कुछ होगी, जैसे x 0, तो इसकी वैल्यू तो कुछ होगी, लेकिन y अक्ष पर जो दूरी है वो ना ऊपर है ना नीचे है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए 0। तो इसमें जो y1 y2 y3 है इनके योग का तिहाई वो 0 आएगा। तो केंद्रक बिंदु के x अक्ष पर होने की जो शर्त है वो है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 बराबर 0। अब y हमारा y1 a y2 b और y3 3 है माइनस के, तो a प्लस b माइनस 3 बटे 3 बराबर 0। 3 को 0 कर दो 0 हो जाएगा, तो a प्लस b माइनस 3 बराबर 0। 3 को इधर ले लेंगे तो a प्लस b बराबर 3। तो ये शर्त हो गई केंद्रक के x अक्ष पर होने के लिए a प्लस b बराबर 3। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, a प्लस b बराबर 3 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ये सवाल है 13 मीटर व्यास के गोलाकार पार्क की सीमा पर स्थित एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार खड़ा किया गया है कि पार्क की सीमा पर व्यस्तः विपरीत दिशाओं में स्थित दरवाजों से इसकी दूरियों का अंतर 7 मीटर है। दरवाजों से कितनी दूरियों पर खंभा खड़ा किया गया है। तो ये गोलाकार यानी वृत्ताकार पार्क है, इसका व्यास जो है वो 13 मीटर है। पार्क की सीमा पर से एक बिंदु पर एक खंभा, ये जो हमारा कोई भी सीमा है ये पार्क की, यहाँ खंभा खड़ा हुआ है। तो पार्क की सीमा पर व्यस्त विपरीत दिशा में इधर एक दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा इधर है, D1 D2 मान लें डोर। दूरियों का अंतर, यहाँ से दूरी है ये और ये दूरी है ये, इस दूरियों का अंतर जो है वो 7 मीटर है। तो फिर दूरियाँ इस दरवाजे से खंभा कितनी दूर है
और इस दरवाजे से खंभा कितनी दूर है, ये हमें निकालना है। तो ये व्यास हमारा है, तो ये अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त में जो एक कोण हमारा यहाँ स्थित है ये, तो ये 90 डिग्री होगा। ये हमें याद रखना है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण कहीं भी बन रहा हो तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है। ये 13 है, कर्ण 13 है, तो ये इस तरह का होगा कि अगर हमारा ये 13 है तो फिर ये जो 13 का वर्ग है वो 5 का वर्ग और 12 का वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा ये दूरी अगर 5 है तो ये 12 होगी। तो 12 5 का अंतर कितना आ गया, 7। यही हमारी शर्त दी गई है। तो दरवाज़ों से जो दूरियां हैं वो 5 और 12 मीटर होंगी। तो यही आंसर होगा। तो आंसर देखते हैं इसमें A, B, C, D में से कौन सा है। तो डी ऑप्शन में दिया है 5 मीटर और 12 मीटर, तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। तो इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया है। क्वेश्चन 30 आते हैं, तो बाकी के 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी गुलसिता हमारा।